और दोस्तों, आज हम लोग जो है घटना चक्र मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री तथा एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कराई जा चुकी है, जिसके वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है तथा प्लेलिस्ट के जो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, जिसको आप आसानी से ज्वाइन करके जो है वहाँ बहुत से बुक शेयर किए जाते हैं, जिसको आप आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है घटना चक्र मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका नोट्स देखेंगे तो 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो जो एक गुलाम वंश था जिसका कार्यकाल 1206 से 1290 तक था, इस गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इस गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतानें थे। अतः इन संतानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 से 1210 तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम तुर्क जनजाति का था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। तो इसको दास के रूप में किसने खरीदा था? तो इसको दास के रूप में निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने इसे एक दास के रूप में खरीदा था। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान ख्वा या कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया। बाद में वह निसापुर से कहाँ लाया गया? तो बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर वह शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास पात्र जो अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक गोरी का विश्वास पात्र हो गया। गोरी ने उसे अमीर ए आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। उसने अपना राज्याभिषेक मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात जून 1206 में कराया था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद जो गोरी का उत्तराधिकारी है गियासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। तो ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली? तो ऐबक को दास्ता से मुक्ति 1208 ईस्वी में मिली। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श अर्थात लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। तो पूछा जाता है कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण कार्य किसने प्रारंभ कराया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराया तथा इसको जो है पूरा करवाया किसने? इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया तथा फिरोज शाह तुगलक इसकी चौथी मंजिला बनवाया। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार की चौथी जो मंजिल को काफी क्षति हुई, तो जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान का खेल कैसा है? तो चौगान का खेल आधुनिक पोलो का खेल होता है, जिसमें घोड़े पर बैठ करके लोग जो है वो हॉकी की तरह होता है वो खेलते हैं, उसे चौगान का खेल बोलते हैं। तो यह खेल जब कुतुबुद्दीन ऐबक खेल रहा था तो उसके खेलने से घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में दफनाया गया। दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की। तो जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान कौन था? तो वह इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी। खलीफा
खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। गुलाम का गुलाम ऐबक जो स्वयं गुलाम था का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। तो अर्थात गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था, क्योंकि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम था मोहम्मद गोरी का, तथा कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता था। इल्तुतमिश इल्वरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। 1205 से 1206 ईस्वी में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए अभियान में वह मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ था। युद्ध में उसने साहस और कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर गोरी ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से राक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मांग बरनी सिंधु नदी तक पहुंचा। तो जो जलालुद्दीन बरनी था वह इल्तुतमिश के शासनकाल में पहुंचा और वह उसने जो इल्तुतमिश है उससे दया की भीख मांगी कि वह जो है मंगोलों से बचा ले, बट इल्तुतमिश ने इसकी रक्षा नहीं की। तो वही पूछ रहा है कि जो चंगेज खां था, चंगेज खां के प्रकोप से डर से जो सहायता या रक्षा के लिए ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मांग बरनी इल्तुतमिश के समय में आया था। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास आने संभवतः चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मांग बरनी की सहायता न करे। अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की और जब मांग बरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टका 175 ग्रेन का तथा तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने ही आरंभ किए तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा इल्तुतमिश ने शुरू की। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र मिला। तो जो 1229 से 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया। इब्न तूता जो इब्न तूता के वर्णन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की दो शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी, जिनके गले में दो घंटियां लटकी हुई थी, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीर ए दाद नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है। सर वजुल्ले हेग के अनुसार जो सर वजुल्ले हेग के अनुसार इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, यह रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो मध्यकालीन भारत के प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान का कार्यकाल कितना था? तो इसका कार्यकाल 1236 से 1240 तक था। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने अपने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्तियों को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। तो रजिया बेगम को, जो रजिया सुल्तान थी, उसको सत्ता से हटाने में जो है तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया। तो उस समय जो भटिंडा का गवर्नर था, जिसका नाम मलिक अल्तुनिया था, उससे मिल करके इन्होंने रजिया को हटाया। फिर रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर लिया।
तो सुल्तान बलवन का जो पूरा नाम है, सुल्तान बलवन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन था। बलवन ने 1206 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति भी इल्तुतमिश की भांति वह भी इल्बरी तुर्क था। बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था, जिन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया था। अनंतर 1232 ईस्वी में उसे दिल्ली लाया गया, जहां इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीदा था। तो उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद दिया। रजिया के काल में वह अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया। तो रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने तुर्की सरदारों का साथ दिया। तो जो बलबन है, यह रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में तुर्की सरदारों का साथ दिया। फलस्वरूप बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर ए आखुर का पद मिला। बदरुद्दीन रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी की जागीर मिली। मसूद शाह को सुल्तान बनाने में उसने तुर्की अमीरों का साथ दिया, जिसके फलस्वरूप उसे हांसी की सूबेदारी दी गई। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री हुजैदा का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि और नायब ए ममलिकात का उपाधि दिया गया। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं हैं। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत ए खुदाई माना गया है। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा अर्थात भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस पाबोस मतलब सुल्तानों के चरणों को चूमना की रीतियां आरंभ की। तो जो बलबन है वह सिजदा और पाबोस की रीति आरंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नौरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। तो मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवान ए अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर की आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी न हो। तो क्वेश्चन नंबर 1, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो पूछ रहा है कि जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका ऑप्शन डी सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश का पूछ रहा है कि प्रथम शासक कौन था? तो जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश का प्रथम शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका ऑप्शन बी सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, यह लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श अर्थात लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा जाता था। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी
एक उपाधि कुरान ख्वां भी था। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। तो क्वेश्चन नंबर 4, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। पूछ रहा है कि यह क्या है, मंदिर है, मीनार है, मस्जिद है कि यह क्या है? तो जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है यह मस्जिद है। इसका ऑप्शन ए सही है, मस्जिद। तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो है यह दिल्ली में स्थित है, तथा जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है यह जो अजमेर में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं किया? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने कुतुब मीनार निर्माण की नींव रखी, अर्थात यह कुतुब मीनार बनाने का कार्य प्रारंभ किया, शुरू किया। इल्तुतमिश ने इसको समाप्त किया, मतलब कंप्लीटली इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार बना दिया। तथा जो फिरोज शाह तुगलक है, जब कुतुब मीनार का चौथी मंजिल जो है क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उस चौथी मंजिल को जो है पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तथा उसकी पांचवी मंजिल का जो है अलग से निर्माण करवाया था, वह फिरोज शाह तुगलक से। तो गयासुद्दीन तुगलक यह कुतुब मीनार से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ पांचवी मंजिल का भी निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो कुतुब मीनार जो प्रारंभ किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तथा पूरा किया गया इल्तुतमिश के द्वारा, तथा इसका जो है पुनर्निर्माण एवं पश्चिमी मंजिल जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, तो इसमें पूरा किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इसका ऑप्शन ए सही है। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, अतः उसे लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की। 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ होकर ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गोरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन याल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु याल्दौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, उसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो जो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी मृत्यु जो है चौगान की क्रीड़ा अर्थात पोलो खेलने के दौरान घोड़ा से गिरने के पश्चात हुई, अश्व से गिरने के पश्चात हुई। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल है, इसमें घोड़ा से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को जो है सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो यह जो इल्तुतमिश ने, तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इसका ऑप्शन बी सही, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जिसका कार्यकाल 1211 से 1236 तक था, इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किए थे। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। तो दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो इल्तुतमिश दिल्ली का ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। तो वह इल्तुतमिश था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, इल्तुतमिश। तो निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी। तो इसका ऑप्शन डी सही है।
तो सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने सर्वप्रथम राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो जो इल्तुतमिश है, इसने सर्वप्रथम राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। इसका ऑप्शन सी सही है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक अगर देखा जाए तो यहाँ जो इल्तुतमिश होगा, क्योंकि इसने राजधानी दिल्ली स्थापित की थी, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था जिसने राजधानी लाहौर में थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, इल्तुतमिश। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन याल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया। भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया, मंगोल आक्रमण से बचाया, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के रूप में अनुभव वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। तो मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश का साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इसका ऑप्शन सी सही है, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश के को खिल्लत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दार उल इस्लाम का भाग बन गया। तो गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो जो गुलाम का गुलाम है, यह किसे कहा गया था? तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया था। इसका ऑप्शन डी सही है। तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर ए जहांदार अर्थात अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से किया था। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो जो मलिक अल्तुनिया है, मलिक अल्तुनिया इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। इसका ऑप्शन डी सही है। दिए गए विकल्प में मलिक अल्तुनिया इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं है, जबकि मुख्य प्रतिद्वंदियों में गजनी में ताजुद्दीन याल्दौज, सिंध में नासिरुद्दीन कुबाचा और लखनौती में अली मर्दान थे। अली मर्दान 13वीं शताब्दी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ था तथा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात अपने आप को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो जो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। इसका ऑप्शन ए सही है। तो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। व्यक्तिगत दृष्टि में व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया तथा इस प्रकार अब उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। तो क्वेश्चन नंबर 19, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो वह जो इल्तुतमिश के काल में आया था। तो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। इसका ऑप्शन बी सही है। तो मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मांग बरनी सिंधु नदी तक पहुंचा था। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मांग बरनी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की। जब मांग बरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। इसका ऑप्शन ए सही है, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 21, किसके शासन काल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? तो वह जो इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश के शासन काल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए। इसका ऑप्शन बी सही है। तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर इल्तुतमिश के शासन काल में आक्रमण किया था। इसका ऑप्शन सी सही है।
तो चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम तेमुचीन था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चंगेज खां एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी। चंगेज खां का वास्तविक नाम या प्रारंभिक नाम तेमुजीन या तेमुचीन था। तो क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो 24 है वो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। तो हाँ, जो जो कथन फर्स्ट है ये सही है। इल्तुतमिश के शासन काल में भारत के तुर्की राज्य के मंगोलों के आक्रमण की संभावना से एक महान संकट उत्पन्न हुआ। इल्तुतमिश के शासन काल में मंगोल शासक चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज में युवराज जलालुद्दीन मांग बरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा था। तो कथन एक सही है। कथन दो, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में तैमूर ने सुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। नहीं, कथन दो गलत है। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डिगामा केरल के तट पर पहुंचा था। तो विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में ईरान का राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। जबकि पुर्तगाली जो वास्को डिगामा था 1498 ईस्वी में पुर्तगाल की यात्री वास्को डिगामा केरल के तट पर पहुंचा था। उस समय विजयनगर पर नरसा नायक के पुत्र तिम्मा का शासन था। तो ये कथन 3 भी गलत है, तो इसका केवल कथन 1 सही होगा। तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत के तुर्की राज्य को मंगोलों के आक्रमण की संभावना से एक महान संकट उत्पन्न हुआ। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज में युवराज जलालुद्दीन मांग बरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा था। तैमूर ने 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर ने नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुल्तान पर अधिकार करके सिंधु नदी पार की थी। इस प्रकार तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था, न कि मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में ईरान का राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का यात्री वास्को डिगामा केरल के तट पर पहुंचा था। उस समय विजयनगर पर नरसा नायक के पुत्र तिम्मा का शासन था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपने प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। इसका ऑप्शन डी सही है। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो जो रजिया बेगम है, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। तो क्वेश्चन नंबर 27, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या है? तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम जो है गयासुद्दीन है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसने उलुग खां के नाम से जो बलबन है, बलबन को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इल्बरी जनजाति का तुर्क था। क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली के दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो जो बलबन है, बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। इसका ऑप्शन बी सही है। तो बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात नियामत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है।
तो किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो जो बलबन है, बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। इसका ऑप्शन बी सही है। तो नीचे दिए गए दो वक्तव्य, इसमें चुनना है कौन सा कथन सही है एवं कौन सा कथन गलत है। तो कथन ए, बलबन ने अपने शासन काल को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर लिया, तथा कारण आर, वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, तथा कथा कारण आर, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। कथन ए भी सही, कारण आर भी सही, लेकिन दोनों समुचित व्याख्या नहीं करते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया था। इसने सुल्तान के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। इसने सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया था। तो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो बलबन ने भव्य उपाधि जिल्ले इलाही की धारण की। तो बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात नियामत एक खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। क्वेश्चन नंबर 32, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थियरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थियरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया? तो वह जो बलबन था। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बलबन। तो क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ किया? तो जो बलबन है, बलबन ने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ किया। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बलबन। तो अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। बलबन ने सिजदा अर्थात भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, पाबोस अर्थात सुल्तान के चरणों को चूमना की प्रथा आरंभ की। उसने अरबार अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नवरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने का प्रथा आरंभ किया। तो इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की? तो जो बलबन है, बलबन ने फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की। तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो मतलब कौन सा कथन गलत है उसको हमें चुनना है। तो बलबन ने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, हाँ ये सही है। तथा उसने इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ किया, तो नहीं। जो बलबन है, बलबन ने इक्तादारी प्रथा का आरंभ नहीं किया। इक्तादारी का प्रथा किसने आरंभ किया? तो इक्तादारी मतलब होता है दोस्तों कि जैसे किसी को, जैसे कोई सेवा है, कोई सेना है, सेना को उसकी सैलरी के बजाय जमीन दे देना, इसी को जो है इक्तादारी बोला जाता है। तो इक्तादारी जो प्रथा है यह बलबन के समय नहीं आया था, यह जो इल्तुतमिश के समय आया था। तो जो इक्तादारी है यह इल्तुतमिश के समय में आया था, न कि बलबन के समय में आया था। तो ऑप्शन भी गलत है। उसने तुर्क ए चिहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, तो हाँ ये सही है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये भी सही है। तो केवल ऑप्शन बी यही गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नासिरुद्दीन महमूद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। जिल्ले अल्लाह की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी। उसका शासनकाल 1266 से 1286 तक था। बलबन अपने राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध था। उसके राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलबन ने राजा को नियामत खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुमरिल खां ने किया था, जिसे बलबन ने दबाया तथा विद्रोहियों को मृत्यु दंड दिया। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा
सुल्तान है जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो यह जो बलबन था, तो इसका ऑप्शन ए सही है, बलबन। तो बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद के दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। तुगरिल खां ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था? तो तुगरिल खां जो है यह बलबन के शासन काल के दौरान विद्रोह किया था, इसका ऑप्शन ये सही है। तो जो तुगरिल खां है, तुगरिल खां ने बलबन के काल में विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल में अमीन खान की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। कालांतर में बलबन के बंगाल अभियान से डरकर तुगरिल खां भाग गया था। तो नेक्स्ट खिलजी वंश, तो दोस्तों इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।